हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम से चलने वाला है। ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले पार्ट 3 तक दे रखे हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको डील कर चुके हैं। उसको नहीं देखिए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 4 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होता है क्यों? यानी कि जो फिनॉल होता है बेसिकली उसकी प्रकृति अम्लीय होता है क्यों, कारण बताना है। ऐसे फिनॉल के सूत्र की बात करें तो C6H5OH होता है, इसको फिनॉल बोला जाता है। या कभी कभी इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इसमें OH जोड़ दिया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है और फिनॉल का C6H5OH होता है, ठीक ना। तो फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होता है, कारण बताना है। बेसिकली क्यों होता है? फिनॉल के द्वारा एक प्रोटॉन H+ आयन के त्याग से जो, समझिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिनॉल के द्वारा एक प्रोटॉन H+ आयन के त्याग से जो फेनॉक्साइड आयन बनता है, क्या बनता है? फेनॉक्साइड आयन बनता है, वह अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? वह अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अतः फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होता है। देखिए थोड़ा सा लेंथी डिफिनीशन है, लेकिन बहुत इजी तरीका से है कि यहाँ पे फिनॉल के द्वारा, यानी कि फिनॉल के द्वारा जो प्रोटॉन H+ आयन का जो त्याग से जो फेनॉक्साइड आयन बनता है, उसको त्याग करना मतलब किसी को दान करना, त्याग देना, ठीक ना। त्याग से जो फेनॉक्साइड आयन बनता है वह अनुनाद अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। क्या करता है? वह अनुनाद अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अतः फिनॉल की प्रकृति क्या होता है? बेसिकली अम्लीय होता है। और यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछ दिया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन समझने वाला है। क्वेश्चन क्या करा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया ए और बी प्रतिकारक है, प्रतिफल है। अगर ये मान ले सपोज ये ए और बी है और यहाँ पे प्रतिफल जो प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है, वेग दे रहा है। तो वेग बराबर क्या देगा? आर बराबर क्या देगा? के। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है। तो के इक्वल टू क्या होगा? के मतलब यहाँ पे वेग बराबर क्या होगा? वेग मतलब आर भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वेग या आर कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू क्या दिया है? यहाँ पे के दिया है और ए के पावर कुछ दिया है। ए के पावर दिया 1/2 दिया है और बी के पावर क्या दिया है? बी के पावर 3/2 दिया है। और कह रहा है अभिक्रिया के कोटि बताना, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि जो यहाँ पे जो समीकरण इक्वेशन दिया है इसके लिए, इसका अभिक्रिया के कोटि क्या होगा, अभिक्रिया का जो ऑर्डर क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं इसके लिए, ठीक ना। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण के ABC कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे तो वेग समीकरण में जो अभिकारक के जो घात होता है ना, घात यानी कि डिग्री जिसको बोलते हैं, अभिकारक का डिग्री यानी कि घात, उसके योग यानी कि जो योग होता है जोर, उसके योग के हुई क्या अभिक्रिया का कोटि कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों को घातों का योग को ही अभिक्रिया का कोटि कहा जाता है। तो अब बताइए यहाँ पे अभिकारक का घात क्या है? तो ए के पावर क्या है? 1/2 और बी के पावर क्या है? 2/3। तो अभिकारक का घात वही हुआ ना, डिग्री वही हुआ ना। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा? कोटि बराबर हो जाएगा 1/2 + 1/3। अच्छा 1/2 + 1/3 2/3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/6 आ जाएगा ना। जोड़ के देख लीजिए ना, 7/6 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। और यह क्वेश्चन 2015 के शॉर्ट क्वेश्चन ने पूछा है। साथ में आपको हर बार ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि अभिक्रिया का कोटि, आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और वहाँ पे पावर दे दिया जाएगा, कहेगा अभिक्रिया कोटि क्या है, ऑप्शन दे देगा 4 गो, उसमें से आपको चूज करना रहेगा। तो अभिक्रिया कोटि समझ गए कि अभिक्रिया कोटि क्या होता है? इसके लिए उसके अभिकारक का जो घात होता है उसके योग को ही अभिक्रिया कोटि कहा जाता है, समझ गए। और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको पढ़कर आराम से 400+ कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 100 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 20 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। साथ में आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड कराया जाता है।
आराम से आप ले सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 33 नंबर जो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताना है। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन कौन से हैं? बेसिकली हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, उसमें मुख्य रूप से धातु उपस्थित क्या रहता है? लोहा, लोहा यानी कि आयरन धातु उपस्थित रहता है। यह बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। समझने के प्रयास कीजिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हीमोग्लोबिन जो बेसिकली होता है ना, हीमोग्लोबिन उसमें होता क्या बेसिकली, वह उसमें लोहा धातु उपस्थित रहता है। उसमें क्या रहता है? लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। क्या होते हैं? तत्व से बने होते हैं। और यह क्वेश्चन डायरेक्ट 2019 के एग्जाम में पूछ दिया था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद हो गया होगा, हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? तो लोहा धातु उपस्थित रहता है। यह क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व से बने होते हैं। समझ गए? बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर जो क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम तथा कॉपर के अयस्क एवं रासायनिक नाम बताएं। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम और कॉपर का अयस्क एवं रासायनिक नाम बताना है। तो यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तीनों में काम आएगा। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है, तो वहाँ पे मारिएगा ऑप्शन देगा, बॉक्साइट रहेगा, कॉपर पैराइट रहेगा, आयरन रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो क्या मारिएगा? एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो बॉक्साइट होता है। कभी कभी आप पूछेगा बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, कभी कभी पूछ देगा बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 × 2H2O होता है। वहाँ पे मारिएगा। यह हो गया ऑब्जेक्टिव। देखिए आप ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होता है, समझ रहे ना। और पूछेगा क्या? कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर पैराइट है। और कभी कभी पूछेगा कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होता है? तो CuFeS2 होता है। यहाँ पे CuFeS2। इसलिए आपको यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक ना। तो यह जरूर याद रखिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। और कॉपर का अयस्क क्या है? कॉपर पैराइट है। याद रखिएगा। बॉक्साइट का सूत्र की बात करें तो Al2O3 × 2H2O है। और कॉपर पैराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है। ये बेसिकली होता है दोनों। और लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा एल्युमिनियम के धातु का, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क का नाम लिखे और उसका मुख्य अयस्क के निष्कर्षण का विधि एवं सिद्धांत को लिखे। इस प्रकार से पूछेगा। तो वहाँ पे मुख्य अयस्क आपको याद रहेगा तब ना, क्योंकि मुख्य अयस्क जो होता है उसके लिए आपको 2 मार्क्स दे दिया जाता है, सिर्फ अयस्क का नाम और उसका सूत्र लिखने के लिए। तो जब सूत्र और जब याद हो जाएगा सूत्र और उसका बक्सा मतलब उसका अयस्क का नाम, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक ना। यह जरूर याद रखिएगा। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। इसका सूत्र क्या है? Al2O3 × 2H2O। और कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पैराइट, जिसका सूत्र है CuFeS2। याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्राउनी गति क्या है? देखिए ब्राउनी गति बेसिकली है क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राउनी गति, ठीक ना। देखिए जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है, जब जो कोलाइडी विलयन जो होता है, यहाँ पे कोलाइडी विलयन, उसका जब निरीक्षण करेंगे ना, निरीक्षण किया जाता है, तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है। क्या होता है? कोलाइडी जो कण होता है बेसिकली वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करता है, इसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। यानी ब्राउनी गति क्या है? जब कोलाइडी विलयनों का निरीक्षण किया जाता है, यानी कि उसके निरीक्षण या परीक्षण किया जाता है, तो जो कोलाइडी कण जो होता है, कोलाइडी जो कण होता है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करता है, उसको क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। और इतना इजी डिफिनीशन शायद ही आपको मिल पाएगा कि जब कोलाइडी विलयन को निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करती है, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। बोलिए इससे इजी तरीका मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, बहुत इजी तरीका से। कोलाइडी कणों को टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गमन करने की क्रिया को ब्राउनी गति कहते हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं। इसलिए प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ में आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हो जाता है। ऑल सब्जेक्ट का आपको PDF चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए थोड़ा सा खर्च लगता है, ऐसे बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो आप लेने का प्रयास कीजिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके, और उसको पढ़ लेते तो कोई आपको 400 प्लस नहीं छीनेगा, आराम से ला सकते हैं। ठीक है, एक बार कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी लेने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर जो क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होता है, क्यों? बात तो सही है कि भाई संक्रमण श्रेणी जो होता है, संक्रमण तत्व जो होता है, उसमें 10 को तत्व क्यों होता है? स्कैंडिनियम स्कैंडिनियम यानी कि 21 से जिंक तक, यानी कि जेड एंड जिंक यानी कि 30,
यानी कि 21 से 30 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी कि स्कैंडिनियम से जिंक तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पे किसी संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं, क्यों, इसका बताना है आपको, कारण बताना है क्यों होता है, वाई। देखिए डी कक्षक में उपस्थित यानी कि डी कक्षक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तो सब कुछ जानता है कि संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे मारिएगा डी ब्लॉक या डी कक्षक या डी ऑर्बिटल के, इस प्रकार से कह सकते हैं, खंड के तत्वों को क्या कहते हैं हम लोग, डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि डी कक्षक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, बात सही है, क्योंकि डी कक्षा जो होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, बात बिल्कुल सही बात है, उसमें केवल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है भैया। कितना, 10, 3 तो 5, क्योंकि 10 यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक ना, पेयर में 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसीलिए जो इस श्रेणी में केवल 10 तत्व रहते हैं। जो यहाँ पे संक्रमण श्रेणी होता है उसमें केवल 10 तत्व रहते हैं, समझ गए। डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, समझिएगा। और चूंकि डी कक्षक में केवल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसीलिए संक्रमण श्रेणी में केवल 10 तत्व होते हैं। और ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। ओनली 399 में ऑल सब्जेक्ट ओनली 1 टाइम पेमेंट करना होता है, जिसमें आपको हर चीज़ मिलता है। आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट होता है। क्या क्या होता है आपको बता दिया जाएगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, कायरल और अकायरल यौगिक क्या है। कायरल यौगिक और अकायरल यौगिक क्या है बेसिकली। देखिए यहाँ पे कायरल और अकायरल यौगिक की बात करूं तो क्या वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर सुपर, समझिएगा यहाँ पे, वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता, क्या होता है, सुपर इम्पोज नहीं होता है, कायरल यौगिक कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिए। वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज क्या होता है, मतलब मिरर मतलब शीशा, मिरर जो होता है, जो हम लोग जिससे अपना चेहरा देख सकते हैं। मिरर इमेज मतलब पिक्चर होता है, फोटो होता है, समझ रहे हैं। मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, क्या होता है, सुपर इम्पोज नहीं होता है, कायरल यौगिक कहलाता है। और अकायरल यौगिक क्या है बेसिकली, तो वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होता है, उसे कायरल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अकायरल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अकायरल यौगिक कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीका से आप याद कर सकते हैं। कायरल और अकायरल यौगिक, कायरल यौगिक वैसे होते हैं जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं डालता है, सुपर इम्पोज नहीं, मतलब इम्पोज नहीं दे पाता है या नहीं होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं कायरल यौगिक कहलाता है। और अकायरल यौगिक क्या होता है, वैसे यौगिक जो अपने मिरर इमेज जो होता है ना, मिरर जो इमेज पर सुपर इम्पोज डालता है, यानी कि इम्पोज होता है, उसे अकायरल यौगिक कहते हैं। और बहुत इजी तरीका से आपको इसको याद कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछ दिया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ खरीदने के लिए, पीडीएफ परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, अभी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा नंबर उठ जाएगा, अच्छा नंबर से पास कर जाइएगा। अच्छा नंबर कहने के मतलब 400 प्लस भी कर सकते हैं, अभी से 400 प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। जो क्वेश्चन दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको आपको याद करना होगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन, 38 नंबर जो क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होता है, क्यों, आपको कारण बताना है, व्हाई, यानी कि नाइट्रोजन अणु जो होता है उसका कम क्रियाशील होता है, क्यों होता है। नाइट्रोजन के अणु में NN के बीच त्रिबंधन होता है, समझिएगा। जो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, तो यहाँ पे NN, जो N और N के बीच जो बंधन होता है वह त्रिबंधन होता है, त्रिबॉन्ड होता है, त्रिबंधन होता है। चूंकि त्रिबंध का विखंडन ऊर्जा अधिक होता है, जो त्रिबॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड, उसका जो विखंडन जो ऊर्जा होता है ना, वो अधिक होता है, इसीलिए नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। क्या होता है, इसीलिए इसी कारण से जो नाइट्रोजन होता है इसके लिए कम क्रियाशील होता है, समझ गए। नाइट्रोजन के अणु में NN के बीच त्रिबंधन होता है, चूंकि त्रिबंधन का विखंडन ऊर्जा अधिक होता है, यानी कि हाई होता है। इस कारण से क्या होता है, वो नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। और इससे इजी और इससे आसान डिफिनीशन शायद नहीं बन सकता।
और यह पूरा सटीक डिफिनेशन है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। और यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछ दिया था VSCV के, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो NN का जो बंधन जो होता है, बीच का जो बंधन होता है वो त्रिबंधन होता है, और चूंकि आपको पता है कि त्रिबंधन का विखंडन ऊर्जा क्या होता है, हाई होता है, अधिकतम होता है, इस कारण से नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 39 नंबर जो क्वेश्चन, उससे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, KKG क्लासेस सर्च कर लीजिए, KKG क्लासेस सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और एक और आपको बात बता दूँ, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारा मटेरियल पढ़ने के लिए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, समरी क्वेश्चन हो, उसके लिए गूगल पे KKG क्लासेस सर्च कीजिएगा, KKG क्लासेस गूगल पे, और वहाँ पे क्लास 12 में जाइएगा। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा आपको इंग्लिश में समरी, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, सब चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पे पढ़ने को। तो जाइए वहाँ पे पढ़ने के प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। 39 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित का उपयोग नेम लिखना है, यानी कि IUPAC ही नेम लिखना है। उससे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना सीखना होगा। अगर नहीं सीखे कोई बात नहीं, आपको सिखा देंगे हम, ठीक ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना यानी कि उपसंयोजक संख्या ज्ञात करना। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है CuNH3 के होल 4 Cl2, ठीक ना। तो यहाँ पे लिगेंड का काम करता है, या धातु काम कर रहा है, या बाहर, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार से नाम लिख सकते हैं? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो लिगेंड का नाम लिखने से क्या यहाँ पे एमीन है, और कितना एमीन है? तो 4 है, यानी कि टेट्रा एमीन लिख दिए। उसके धातु का नाम लिखेंगे, धातु क्या है? कॉपर है, तो कॉपर लिख दिए, Cu का कॉपर हो जाएगा। अब क्या लिखना पड़ेगा बेसिकली? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे? तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? X प्लस क्या हो जाएगा? एमीन पर चार्ज 0 होता है, 0 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 × 2, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड पर -1 चार्ज होगा जब लिगेंड पे रहेगा, लेकिन लिगेंड नहीं है, बेसिकली क्या है? बाहर है, इसे 1 × 2, ठीक है। तो X क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी कि इसका जो यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर का जो धातु है उसका कितना आया? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कॉपर टू क्लोराइड। क्या लिखेंगे? कॉपर टू क्लोराइड, ठीक ना। ये इसका उपयोग नेम हो गया, उसका नोमेनक्लेचर हो गया। इसका इस वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा टेट्राएमीन कॉपर टू क्लोराइड। समझ गए? अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे NH4 है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा था, लेकिन जब यहाँ पे जब कोई यहाँ पे जो उपसंयोजक यौगिक है उससे पहले कोई यौगिक आ जाता है, सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे KH4 है, तो क्या पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम लिख दिए। उसके बाद जैसे बताएं वैसे लिख देना है। सबसे पहले ये आ गया, इसलिए पोटेशियम लिख देना है। देखिए सिंपल इस प्रकार समझिए, अगर आपको सपोजर देखिए समझिएगा, जब कोई उपसंयोजक यौगिक के बाहर रहता है तो बाद में लिखा था, पहले रहता था पहले लिखा जाता है। बात इस प्रकार समझ लीजिए। तो पहले क्या है? पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दिए। तो पोटेशियम का उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो क्या है? साइनो। यहाँ पे साइनो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CN है, साइनाइड है, तो उसको साइनो लिखेंगे क्योंकि लिगेंड में है। तो क्या है? कितना है? तो 6 है, 6 साइनो, यानी क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनो। क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनो। और लोहा का क्या लिखेंगे हम? फेरेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लोहा का फेरेट, याद रखिएगा फेरेट लिखा जाता है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब क्या लिखेंगे? लोहा के साथ क्या लिखते हैं? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कीजिए। तो K4 है, तो यानी कि 1 × 4 प्लस Fe, तो Fe की जगह हम X लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा? -1 × 6 किस लिए? क्योंकि यहाँ पे साइनाइड पर चार्ज -1 होता है, तो -1 × 6 है, तो 6 लिखिए इक्वल टू 0, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे यह 4 हो जाएगा, प्लस X हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? X प्लस X -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। जब X का वैल्यू याद करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लोहा के साथ क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे, जो कि इसका आंसर है। तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इस प्रकार से उपयोग नेम लिखा जाता है, बहुत इजी तरीका। उससे पहले आपको यहाँ पे चार्ज पता होना चाहिए, इसका नाम पता होना चाहिए। इससे पहले यह बहुत ध्यान रखिएगा, तभी आप लिख पाइएगा। और याद रखिएगा, हर बार आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यानी कि 3 से 4 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। पूरा एक वीडियो अगर देख लेते हो तो 3 से 4 नंबर माने रखता है, जो आपको बार बार पूछेगा। कभी कभी आपको 5 नंबर में पूछ देगा, ऐसा 5 को क्वेश्चन दे देगा और 5 का कहेगा उपयोग नेम लिखे, उससे आपको 5 नंबर उठ जाएगा। तो आप जैसे 2017 के एग्जाम में पूछ लेता, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, जो आपको एग्जाम मतलब बोले ना, और इतना नहीं कि आप पूरा बुके उठा के दे दिया जाएगा, नहीं, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 350 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन,
20 लॉन्ग क्वेश्चन, यह अगर याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आराम से 400 प्लस कर सकते हैं। उसके लिए ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसके लिए आपको 399 पेमेंट करना होता है ऑल सब्जेक्ट का। ओनली एक टाइम पेमेंट लिया जाता है पूरा एग्जाम तक का, ठीक ना। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी इसके लिए है क्या, चलिए यहाँ पे बताते हैं। विद्युत यानी कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। समझे कि नहीं, फिर समझिए। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, कोई विद्युत अपघट्य का विलयन रखा हुआ है, घोल रखा हुआ है, ठीक ना, उसमें 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर का करेंट जो होता है धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर रही है। कोई यहाँ पे पात्र में क्या है, विद्युत अपघट्य का विलयन रखा हुआ है, उससे 1 एम्पियर की धारा, कितना, 1 एम्पियर की धारा कितना देर तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। क्या कहते हैं, प्रवाहित उससे की जाती है। तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोड से, जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा, जो इलेक्ट्रोड है उससे मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यह याद रखिएगा, यह क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया था और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। साथ में आपको PDF परचेज करने के लिए आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बॉयज़ ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप अलग अलग चलता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पूरा PDF दिया जाएगा, पूरा एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। तो थैंक यू। कम टाइम में 400 प्लस करना चाहते हैं तो KKG क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th PDF क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।